जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम तलहा उबैद, योर फिज़िक्स टीचर। आज बेटा हम एफएससी जो है उसका पार्ट 2 का टॉपिक आगे लेकर चलेंगे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट फाइंड किया था। तो आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है, आप समझ लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके साथ हमने एक दूसरा भी टॉपिक शामिल किया आज के लिए, और वो है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मेन स्लाइड की तरफ, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। और जो स्लाइड है ये आपको सामने इस वक्त स्क्रीन पर मुझे उम्मीद है नज़र आ रही है। जी नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले हमारे पास है जी अपने टॉपिक के आउटकम्स, यानी जो आज हम पढ़ेंगे उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे या उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए, चाहे वो खुद ब खुद मूव करे चाहे हम उसे मूव करवाएं, तो वो या तो एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है। और कौन सी एनर्जी गेन करता है कौन सी एनर्जी लूज़ करता है, ये जैसे ही हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया होगा, यू विल लर्न द यूनिट ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा मेन आज का लेसन है कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एनर्जी का ऐसा यूनिट पढ़ा था जूल्स। जूल जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो छोटा यूनिट है। तो कई दफ़ा हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें एनर्जी के स्मॉलर यूनिट के साथ डील करना पड़ता है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ना पड़ता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। इसमें हम इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलैरिटीज़ और इनके डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए हमारे माइंड में जो कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। वो क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिक्वायर्स सम वर्क। देखिए जब भी हम चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान मूव करवाना चाहें या किसी पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव करवाना चाहें, तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है चाहे वो कैनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जी की फॉर्म में किस तरह अपीयर होगा ये मैं आगे चल के लेक्चर में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी इसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे माइंड में दो फार्मूले होने चाहिए, जो दो फार्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, 9-10 क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 क्या है, फर्स्ट मैस, m2 सेकंड मैस, और r क्या है, दोनों मैसेस के दरमियान डिस्टेंस। अब ये जो g है इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11, और इसी इक्वेशन से अगर आप इसके यूनिट बनाएं तो वो बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसके यूनिट हो गए। अब हम चलते हैं कूलम फोर्स की तरफ, जो आपने इस चैप्टर के शुरू में टॉपिक पढ़ा था। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, और Q1 और Q2 क्या है, दोनों चार्जेस हैं, R क्या है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस। अब ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसके यूनिट हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है
वो है हमारा मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको डिफाइन किस तरह किया जाता है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बनाकर कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ। तो डायग्राम के लिए हम ज़रा इसको जूम कर लेते हैं और चलें अब हम डायग्राम शुरू करते हैं। बेटा डायग्राम बिल्कुल वही है जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। फर्ज करें एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, फर्ज करें ऊपर वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिव कह दिया, इसको प्लेट बी का नाम दे दें, नीचे वाली प्लेट को प्लेट ए का नाम दे दें और इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कंसीडर कर लिया। अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाहिर बात है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, यानी इस डायग्राम के मुताबिक वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन कर लिया। अब दरमियान में अगर हम एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये टेस्ट चार्ज खुद ब खुद किस तरफ जाएगा? जाहिर बात है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैंने फार्मूला भी लिख दिया जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जाहिर बात है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये हाई पोटेंशियल से, आप ये भी जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है हम इसे हाई पोटेंशियल कह सकते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम लो पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अगर हम टेस्ट चार्ज को छोड़ देंगे तो ये हाई पोटेंशियल से, फर्ज करें टेस्ट चार्ज शुरू में यहां पर था, तो ये हाई पोटेंशियल से मुसलसल लो पोटेंशियल की तरफ आता जाएगा। एक बात याद रखें, अगर टेस्ट चार्ज हाई पोटेंशियल पे है तो हम कह सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब ये लो पोटेंशियल की तरफ आता जाएगा तो समझें इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जा रही है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आता जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को खुद मूव करवाना चाहता हूं, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को खुद मूव करवाना चाहता हूं, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को खुद मूव करवाना चाहता हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या होगा? फर्ज करें ये है टेस्ट चार्ज Q0 और अब मैं इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहता हूं, तो फिर मुझे एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ेगी खुद, किसी भी तरीके से। तो जब आप खुद फोर्स लगाएंगे या किसी वजह से फोर्स लगवाएंगे तो फिर इसके ऊपर वर्क होगा और ये वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, और जब ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम अपनी एक सेकंड डायग्राम जो मैं बनाने लगा हूं उसकी तरफ चलते हैं। बेटा सेकंड डायग्राम में भी यही दो प्लेट्स हैं। फर्ज करें यही वाली दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नीचे वाली नेगेटिव प्लेट, प्लेट बी, प्लेट ए। प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैंने बना दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। ऊपर वाली प्लेट जो है ये हाई पोटेंशियल है, ऊपर वाली प्लेट यानी प्लेट बी जो है ये हाई पोटेंशियल पर है और नीचे वाली प्लेट लो पोटेंशियल पर है। अब पहले तो हमने क्या किया था, पहले हमने एक टेस्ट चार्ज फर्ज किया था जो पॉजिटिव था। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्ज करने लगा हूं। एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्ज करूंगा। ओके, ऑलराइट जी। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्ज करूंगा और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो ये खुद ब खुद किस तरफ जाएगा? ये खुद ब खुद जाएगा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव प्लेट से रिपेल होगा और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन
ऑन इट्स ओन मूव करेगा तो ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। एक बात जहन में रखें कि जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अपने ताई मूव करता है, ऑन इट्स ऑन मूव करता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के केस में पोटेंशियल एनर्जी में कमी कब आएगी? जब वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को खुद मूव करवाने की कोशिश करूंगा, यानी इसको लो पोटेंशियल की तरफ पुश करूंगा, तो मुझे एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ेगी और ये फोर्स इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के केस में जब वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, लेकिन जब वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया जाएगा तो फिर काइनेटिक में कमी होगी और पोटेंशियल में इजाफा होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम अपनी वो जो 2-4 स्टेप्स की डेरिवेशन है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास जो इक्वेशन होगी वो ये है जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें क्या है जी? इसमें हमारे पास ये वही वाला रिलेशन है जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में किया था। डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो डेल्टा यू है उसकी जगह आप डेल्टा के ई यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहां पर जो हमने काम करना है इस टॉपिक में, यहां हमने चार्ज कौन सा कंसीडर करना है? 1 इलेक्ट्रॉन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है वो 1 वोल्ट है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वाली एनर्जी है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन करे तो काइनेटिक लूज होती है, अगर पोटेंशियल लूज करे तो काइनेटिक गेन होती है। इसका मतलब है एक एनर्जी गेन कर रहा है तो दूसरी लूज कर रहा है। इसलिए मैं डेफिनेशन में गेन इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी दोनों वर्ड्स यूज कर रहा हूं। यानी एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव करे तो वो जो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा, दैट एनर्जी वुड बी नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं उसमें। Q की जगह आ जाएगा E और डेल्टा V की जगह आ जाएगा 1 वोल्ट। अब E जो है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, साथ 1 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे। कूलम और वोल्ट इनका जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा जूल्स के, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा यूनिट एनर्जी का लें वो जूल होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। इसका मतलब है कूलम और वोल्ट का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है? जूल्स के। ठीक हो गया। अच्छा, अब डेल्टा के ई की जगह मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों पुट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर? क्योंकि हमने यहां पर जो एनर्जी गेन की है या लूज की है वो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज था और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव कर रहा था? 1 वोल्ट। तो हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह लिखेंगे? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज की जगह E आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह V आ गया। तो इन शॉर्ट हमने एक छोटी सी कन्वर्जन जो है उसको प्रूव किया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल्स। अब यहां पर अगर आपने कभी
जूल्स को या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू से, ये जो सामने आपको लिखी नजर आ रही। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट करना है जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। ठीक है जी, ये है आपका आज का लेसन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज कंपैरिजन। किस किस का कंपैरिजन? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन। देखिए बेटा, जब भी हम कंपैरिजन का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने उन दो क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज बतानी है, यानी उनमें जो एक जैसी चीजें हैं वो बतानी है, और उनमें डिफरेंसेस बताने हैं, यानी उनमें जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो बतानी है। तो सबसे पहली जो चीज है जो इनमें सिमिलर है यानी मुश्तरक है, वो ये है दैट दीज टू फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फर्स्ट ईयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड, चैप्टर 4 में, जिसमें हमने साबित किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, या क्लोज्ड पाथ के अलोंग अगर हम वर्क करें तो वो ज़ीरो आता है। हर ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड न करे वो कंजर्वेटिव होती है। तो ये बात हम साबित कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों की वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए दोनों कंजर्वेटिव हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर आप फार्मूले को गौर से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर ऐसी क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, हम कह सकते हैं कि दैट फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काफ़ी छोटी वैल्यू होती है और कूलम कांस्टेंट काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है। ये मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में बताया था कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो लिखी गई है -11, और उधर जो पावर है वो +9 है। इसका मतलब है कि कूलम कांस्टेंट काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक होती है। थर्ड पॉइंट क्या है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करती है। ये आपने कूलम लॉ वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दरमियान में चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में याद रखें कि दरमियान में कोई मीडियम जो मर्जी आ जाए, दो मैसेज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ऑब्जेक्ट्स दूर दूर भी हों फिर भी ये लगती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी ऑब्जेक्ट एक हद से दूर चले जाएं तो ये लगना बंद कर देती है। ठीक है। इसके अलावा आप एक और भी डिफरेंस लिख सकते हैं, और वो डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जो कूलम फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कूलम फोर्स जो है, यानी अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये था आपका आज के लिए लेसन, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत अच्छे से इस सारे लेसन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू रह गया है, कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं बता सका,
या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पूछनी है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन कांटेक्ट में रहेंगे और इसी तरह अच्छा अच्छा पढ़ते रहेंगे। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए